तो मैटर वेव में रनिंग मास की जो वेव होती है दैट इज कॉल्ड द मैटर वेव। जैसे फैन अगर चल रहा है तो आपको उसका एयर प्रेशर वेरिएशन सेंस होगा। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपका ध्यान किसी और तरफ है और अचानक कोई तेजी से साइकिल चलाता हुआ या बाइक चलाता हुआ आपके पास से निकल जाए, मैंने कह रहा कि इसकी साउंड आपको सुनना है, उसका जो एयर प्रेशर वेरिएशन है उसको आप सेंस करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई मास गया है, हैवी मास है या लाइट मास है, हाई स्पीड से गया है या लो स्पीड से गया है। तो अगर एक एम मास है रनिंग विथ वेलोसिटी वी, तो उसकी एक एसोसिएट वेव होगी आप सम वेवलेंथ लैम्डा, इसको हम मैटर वेव कहते हैं। जैसे आप फैन के ब्लेड की बात कर लीजिए, जब फैन की स्पीड बढ़ती है तो आप देखते हैं ब्लेड एक लिमिट स्पीड के बाद डिसअपियर हो जाती है। तो फैन की ब्लेड एक मास है और जब वो एक लिमिट स्पीड से तेज स्पीड पे दौड़ता है तो आपको उसका मास नेचर दिखाई नहीं देता। आपको उसका एयर प्रेशर वेरिएशन सेंस होता है लेकिन आप उसके मास को नहीं देख सकते। दिस इज द मैटर वेव। तो जब कोई मास रन करता है विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी तो वो डिसअपियर हो जाता है और अब उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल वेव जैसा होता है और उसको हम उसके मास नेचर से नहीं उसके वेव नेचर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको मैटर वेव कहते हैं। इसको डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली और कंफर्मेशन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए दिया। इलेक्ट्रॉन की वेव जो होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी बेसिस पर वर्क कराते हैं। तो यहाँ अगर हम मैटर वेव की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हर मास की एक एसोसिएट वेव होगी, तो उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी। एक्चुअली में ये दिक्कत आई लाइट के फीचर को एक्सप्लेन करने में। लाइट के फीचर को एक्सप्लेन करने में ये देखा गया कि सम ऑफ द फीचर ऑफ लाइट रे जो है वो उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगे और सम ऑफ द जो बिहेवियर है वो उसके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होंगे। यानी लाइट के पास डुअल बिहेवियर है। तो अगर हम लाइट को मास में चेक करना चाहें कि कितना मास, तो कैसे निकलेगा, या लाइट का वेव अगर चेक करें तो कितना वेवलेंथ, तो यहाँ एक एनालॉजी दी गई टू कन्वर्ट द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द मास एंड वाइस वर्सा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेवलेंथ। अगर हमें जरूरत है मास की तो हम वेव को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत है वेव की तो हम मास को वेवलेंथ में कंसीडर कर सकते हैं। यानी जब हमें किसी मास को एज अ वेव ट्रीट करना होगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी लेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा डी ब्रॉगली डुअल कॉन्सेप्ट। तो लाइट का 50% बिहेवियर उसके मास नेचर से एक्सप्लेन होता है और 50% बिहेवियर उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन देखते हैं आप, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन डिस्पर्जन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये वेव नेचर ऑफ लाइट है। वेव नेचर ऑफ लाइट का मतलब लाइट के एनर्जी होने से आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलता है। और जब हम उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सरे एक्सप्लेन करने जाते हैं तो देखते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब एक्सप्लेन होगा जब लाइट के पास मास होगा। आप ही सोचो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, अगर लाइट के पास मास नहीं है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं कर सकती, क्योंकि इजेक्ट आउट करने के लिए फोटोन को स्ट्राइक करना होगा टू द इलेक्ट्रॉन और स्ट्राइक करने के लिए फोटोन को चाहिए होगा मास। तो लाइट के जो बिहेवियर मास नेचर से एक्सप्लेन होते हैं उनको पार्टिकल नेचर, और जो एनर्जी या वेव से एक्सप्लेन होते हैं उनको वेव नेचर कहते हैं। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये 5 फिनोमिना लाइट के वेव नेचर से हैं। इसमें माना गया कि लाइट एक वेव है, इसके पास कोई मास नहीं है। और जब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन करना होगा तो लाइट को एक मास पार्टिकल एज्यूम करना पड़ा। तो लाइट को जब मास पार्टिकल एज्यूम करना पड़ा तो लाइट को मास पार्टिकल एज्यूम नहीं किए, ये माने कि व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स इट्स अ मास अपीयर, और वो मास उसके वेवलेंथ से कैलकुलेट कर सकते थे हम। वही कैलकुलेशन डी ब्रॉगली ने दिया। अब आप देख सकते हैं जो एनर्जी लिखते हैं आप लाइट फोटान की, वो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं आइंस्टाइन से, और ई इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। दोनों को इक्वेट करा लीजिए। अगर इक्वेट कराएंगे तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। नाउ एम सी स्क्वायर एच न्यू हो जाएगा सी बाई लैम्डा, एक सी कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू सी मोमेंटा हो जाएगा इक्वल टू एच बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई सी हो जाएगा। इसी को तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि पार्टिकल नेचर में पार्टिकल का मोमेंटा एग्जिस्ट करेगा
और वेव नेचर में लाइट की वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मोमेंटम पुट कर दें तो वेवलेंथ निकल जाएगा, वाइस वर्सा वेवलेंथ पुट कर दें तो मोमेंटम निकल जाएगा। तो अगर m मास is running with the velocity v, so lambda is equal to h upon p, now can be written as h upon mv is equal to h, p को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट ट्वाइस m e के हो जाएगा। इस इक्वेशन से हमें ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है। ड्युअलिटी का मतलब m मास रखेंगे तो उसकी एसोसिएट वेवलेंथ लैम्डा पता चल जाएगी, अगर लैम्डा रखेंगे तो उसका एसोसिएट मास m पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके बेसिस पर हम मास के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और वाइस वर्सा वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कंफर्मेशन दिया गया सर इलेक्ट्रॉन। हाँ नेहा को एंट्री दे दीजिए। अच्छा ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए इसको कंफर्म करके दिखाया गया। इलेक्ट्रॉन को करते क्या थे ये कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते थे ओवर द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पोटेंशियल V है तो एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी द EV, E will be the charge on electron and V is the potential at which the electron is accelerated. तो gain in energy of electron हो जाएगा EV, that will be equal to the kinetic energy of electron. तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के पोटेंशियल में एक्सीलरेट किया तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी E के कैन बी रिटन एज EV, E के यहाँ रख दें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m, E के की जगह हो जाएगा EV। H फिक्स है, 2 फिक्स है, m फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स है, V वेरिएबल है, हम पता नहीं कितने वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करेंगे। इसका मतलब है ये हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m, E फिक्स हो गया अपॉन रूट V। इसको सॉल्व करने पर आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट V। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर प्रोटॉन की बात होगी तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, अल्फा का बात हो रहा है तो अल्फा का मास, अल्फा का चार्ज। हमने इलेक्ट्रॉन की बात की तो इलेक्ट्रॉन का मास m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E रखा। तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 12.27 आ रही है। अगर प्रोटॉन कर देंगे तो चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जब मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो ये पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सीलरेट करते हैं अंडर द पोटेंशियल V, तो वो एक वेव में कन्वर्ट होता है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, whose value is to be written as 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कंफर्मेशन डेविसन एंड गर्बर ने किया था बाय लैब। उन्होंने देखा था कि अगर 1 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे तो जो वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की वो 12.27 एंगस्ट्रॉम होगी। लैब में हम अप्रोक्सीमेट 144 वोल्ट पर 144 वोल्ट पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करें तो रूट 144 रफली 12 होता है, रफली क्या एग्जैक्टली 12 होता है, 12 से डिवाइड करेंगे 12.27 को तो रफली 1 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को 144 वोल्ट पर एक्सीलरेट कर देते हैं तो वेवलेंथ जो आती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के करीब आती है। इसी वेवलेंथ का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में करते हैं। ये था मैटर वेव। आ जाइए एटॉमिक फिजिक्स। तो मैटर वेव में क्या था, मास का जब वेलोसिटी बढ़ने लगता है तो उसकी अपीयरेंस ऑब्स्ट्रक्ट होती है, दिखती नहीं है हमें, तो मास को एज अ वेव ट्रीट कर सकते हैं। नाउ दिस मैथमेटिकल इमेजिनेशन जिसमें हम मास को एक वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं इज कॉल्ड द मैटर वेव। जैसे फैन की ब्लेड जब फैन रुका हुआ है तो आपको उसका ब्लेड दिख रहा है आप मास m, और जब वो स्पीड पकड़ना शुरू कर रहा है तो उसका मास डिसअपियर हो जा रहा है। अब उसको एज अ वेव ट्रीट कर सकते हैं और उसको वेव इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो m मास की जो वेव होगी वो वेवलेंथ लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस की जाएगी, दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा और मास के साथ रिलेशन अगर देखा जाए तो लैम्डा और मास के साथ ये रिलेशन है, एनर्जी के साथ देखा जाए तो ये रिलेशन है, मोमेंटम के साथ देखा जाए तो ये रिलेशन। एटॉमिक फिजिक्स में आपको ये देखना है, रदरफोर्ड का तो अल्फा स्कैटरिंग आपको पता ही है कि जब न्यूक्लियस की बात हुई
तो अल्फा पार्टिकल को थ्रो करके जब देखा गया टुवर्ड द न्यूक्लियस तो रिपल्सन आया। इससे पता चला कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। हमें हाइड्रोजन लाइक मटेरियल्स या कोई भी आप उठाइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, मतलब पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट उठाया तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द सराउंडिंग ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट रूल से आप देते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के nth ऑर्बिट में, nth मतलब nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। और जब दो स्टेट के बीच ट्रांजिशन होता है, 1 से 2, 2 से 1, 3 to 4, मतलब जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों के रहने की एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जब लोअर स्टेट से अपर स्टेट में ट्रांजिट होता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जब अपर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। इस ट्रांजिशन एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है। यहाँ हम पढ़ते हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है? ये हाइड्रोजन इसलिए कि सबसे इजी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन करेगा। ये पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट को वेल एक्सप्लेन कर लेगा। BOHA नहीं होता ऐसा। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसमें हमें मैथमेटिकल देखना है। जैसे आपको तो स्टेटमेंट बताया गया होगा, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं। दूसरा बताया गया कि उन्हीं ऑर्बिट्स में होते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कंजर्व होता है। और तीसरा, जब लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जब अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। इमिशन में आपको कलरफुल लाइट मिलती है, एब्जॉर्प्शन में आपको ब्लैक लाइट मिलती हैं। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो वो एनर्जी डिसअपियर हो गई, तो डिसअपियर हो गई तो बदले में आपको ब्लैक कलर मिलता है या ब्लैक लाइन मिलती है। ये तो स्टेटमेंट की बात हुई। मैथमेटिक्स में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड है तो उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। और जब वो ट्रांजिशन में जाएगा, ट्रांजिशन का मतलब है कि लोअर स्टेट टू अपर स्टेट या अपर स्टेट टू लोअर स्टेट, तो इस प्रोसेस में जो फोटान ऑफ सम वेवलेंथ होगा, रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, उसकी वेवलेंथ कैसे आएगी, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। और इस बेसिस पर एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मल्टीपल कलर क्यों होते हैं। जैसे हम जिन एलिमेंट्स का इस्तेमाल लाइट जनरेशन के लिए करते हैं वो कैसे लाइट को जनरेट करते होंगे, ये हमें देखना है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब देखते हैं तो मिलियन कलर वो शो करता है। हाइड्रोजन आर्क लैंप बहुत खूबसूरत लाइट होती है, हाइड्रोजन आर्क लैंप की। तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो कैसे डिफरेंट कलर की लाइट दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो जाएगा तो बाकी सारे भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो हम आ रहे हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैथमेटिक्स में हम आ रहे हैं, नॉट द थ्योरेटिकल डिस्कशन। मैथमेटिक्स में सबसे पहला ये देखिए कि न्यूक्लियस में जेड अगर प्रोटॉन्स हैं तो न्यूक्लियस पर चार्ज हो जाएगा प्लस जेड ई का, ठीक है। अब बहुत सारी ऑर्बिट में से आप nth ऑर्बिट कंसीडर कर लीजिए, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के टर्म में देख सकते हैं। ये nth प्रिंसिपल ऑर्बिट हो गया। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये आपको Vn वेलोसिटी से, Vn वेलोसिटी से, V फॉर वेलोसिटी, n फॉर nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या nth ऑर्बिट में चक्कर मारता हुआ आपको दिख जाएगा। जो रेडियस होगी ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की, वो हो जाएगी Rn। आप ही सोचो, इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलेटिंग ट्रैक पर है ना, तो उसको एक नेसेसरी सेंटीपिटल की जरूरत पड़ रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन का नेसेसरी सेंटीपिटल हो जाएगा mv² बाई आर। कौन दे रहा है? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर जो कुलाम्बियन अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है इसको नेसेसरी सेंटीपिटल। तो ये हो जाएगा इनके इनके बीच में कुलाम्बियन अट्रैक्शन, ये हो जाएगा 1/4 पाई epsilon naught charge on nucleus, charge on electron upon Rn square।
यानी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ट्रैक या nth ऑर्बिट में बांध के रखता है। इसको ऐसे ही होल्ड कर लीजिए, पहला। दूसरा, आपको पता है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इसलिए मेंटेन है क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यानी चक्कर लगाते समय ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। तो बोर सेकंड पास्टुलेट लग जाएगा। क्या था सेकंड पास्टुलेट? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई मींस इफ n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो हुआ वो mvr हुआ। nth है तो mvnrn हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई। ये दो इक्वेशन है जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को गवर्न कर रहा है। इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसमें लाके डिवाइड कर दीजिए। क्यों? इसको स्क्वायर करेंगे तो वीएन स्क्वायर कटेगा तो आरएन निकल जाएगा। यानी रेडियस डिटर्मिनेशन में जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग द इक्वेशन टू, स्क्वायरिंग द इक्वेशन टू। अगर स्क्वायरिंग कर दें तो हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए ना, इसको थर्ड कह लीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3। देखिए क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ठीक है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा बाई 1, ये यहाँ आएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ एम वी एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आर एन स्क्वायर यहाँ आएगा तो 1 अपॉन आर एन क्यूब हो जाएगा। 1 अपॉन आर एन क्यूब इज इक्वल टू, इसमें देख लीजिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ आएगा तो ऊपर कुछ कटेगा नहीं। ये 4 पाई स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल होगा, यानी ये पाई यहाँ लग जाएगा तो पाई जेड डी स्क्वायर, पाई जेड ई स्क्वायर अपान ये यहाँ आ रहा है, यहाँ पहले से एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर है, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो रिवर्स कर दीजिए, आपको रेडियस की वैल्यू पता चल गई। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर, पाई जेड ई स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक से लिख लें क्योंकि ये डिराइव करने के साथ साथ न्यूमेरिकल में भी आता है। तो न्यूमेरिकल के ये कैसे याद करते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं आर एन इज इक्वल टू, इसमें दो वेरिएबल है एन और जेड। एन ऑर्बिट के बारे में बताएगा, जेड एलिमेंट के बारे में बताएगा। जैसे मैं कहता सोडियम की थर्ड ऑर्बिट, तो सोडियम मतलब जेड हो गया 11, थर्ड ऑर्बिट एन हो जाता 3। मैं कहता हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन जेड हो जाता 1, एम भी होगा ना सर? छूट गया एम। एम स्क्वायर नीचे तो अच्छा एम नीचे, सही किया। हाँ स्क्वायर था, ठीक है। देख, तो एक एम बचेगा तो इस आर एन के साथ लगेगा, ए यहाँ लगेगा, यही ना, ये यस सर। यहाँ लग जाएगा एम। ठीक है, तो एम आर एन, नाउ एम आर एन था तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा एम, क्योंकि जब भेजेंगे तो ये एम यहाँ आएगा, पलटेंगे तो पाई एम जेड डी स्क्वायर, ए यहाँ आ जाएगा। देख लीजिएगा एम एम जो है वो पाई के साथ लगेगा, एम पाई के साथ है। ठीक है, इसमें जो आर एन है इसमें एन स्क्वायर और जेड वेरिएबल है, बाकी सब एक जगह कर लीजिए। ये हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड। इसको बोलते हैं बोर रेडियस। काय का बोर रेडियस? एन इज इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1। ये तो हाइड्रोजन के लिए होता है फर्स्ट ऑर्बिट,
तो n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, जिसको बोलते हैं r0, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, नाम है बोर रेडियस। सबसे लो जो रेडियस हो सकती है ऑर्बिट की, वो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं बोर रेडियस। बोर रेडियस। तो यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा n²/z। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको याद रखते हैं। जैसे कह देता है कि फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन और थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन का रेडियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन तो n=1, z=1, थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन तो n=3, z=1। दो बार रेशियो ले लीजिएगा। दो अलग अलग एलिमेंट का पूछ रहा, मान लेते हैं सोडियम और क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कंपेयर करा रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कंपेयर करा रहा है तो n=1। सोडियम का जेड रखेंगे तो सोडियम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्लोरीन का रखेंगे तो क्लोरीन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आगे बढ़ने की हमें इसकी जरूरत है। ये 5 नंबर में आता है, और यहाँ तक ये हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको मिल गया Rn एज द n²h²ε0 अपन पाई Zd²m। न्यूमेरिकल के लिए यहाँ आएगा। अक्सर पूछा हुआ है 1 मार्क्स में कि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंडेंट होता है। आंसर है Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये लिखने के लिए आता है कि रेडियस जो होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंडेंट होती है। अब आ जाइए दूसरा, वेलोसिटी डिटर्मिनेशन। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन था, इसमें अगर Rn की वैल्यू रख दें आप, ये वाली, तो Rn रख देंगे तो Vn निकल जाएगा। इसका मतलब है वेलोसिटी डिटर्मिनेशन पूछेगा तो स्टेप 1 Rn निकाल लेंगे, और स्टेप 2 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ले जाके आप Rn की वैल्यू रख देंगे तो आपको Vn मिल जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन MVn Rn is equal to NH/2 pi MVn। Rn की वैल्यू रख दीजिए, Rn की वैल्यू थी n²h²ε0/पाई me²z। ये रख दिए NH/2 पाई। देख लीजिए, एक n कैंसिल होगा, एक h कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। ट्रांसफर कर दीजिए इधर, और ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा। नाउ Vn हो जाएगा Ze², इधर आ जाएगा Ze², ठीक है, Ze² इधर आ गया, 2 बचा हुआ है इधर, ये हो जाएगा NH/0 NH/0 देखते रहिएगा। 1/2 बचा था इधर, 1/2 नीचे से Ze² इधर ट्रांसफर कर दिए, Vn रोक लिए, NH/0 ये हो गया। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसमें दो वेरिएबल है, Z एंड n। तो अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा Vn इज इक्वल टू E² अपॉन 2ε0h, 2ε0h हो जाएगा Z/n, ठीक है। दिस, इसको याद करते हैं फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको याद करते हैं C/137, क्योंकि अगर यहाँ E की वैल्यू रखेंगे ε0 की, h की, तो टाइम लगेगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू C/137 के बराबर होती है। अब मान लेते हमसे कहता कि सोडियम के थर्ड ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए। सोडियम तो Z हो जाएगा 11, थर्ड ऑर्बिट N हो जाएगा 3, बस ये तो पता ही है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है इन एनी ऑर्बिट ऑफ एनी मटेरियल। अभी आ जाइए काइनेटिक एनर्जी डिटर्मिनेशन पे। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लगा दीजिए, हाफ MVn², ये निकल जाएगा ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, हाफ
m, हमें ये रिप्लेसमेंट वाला नहीं चाहिए, ये न्यूमेरिकल के लिए है, तो डेरिवेशन में दिखाते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डेरिवेशन में जाते हैं तो जो फुल प्लेस है उसी को रखते हैं, तो रखेंगे तो स्क्वायर करके रखेंगे तो हो जाएगा e⁴ z² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी इसकी जरूरत पड़ेगी, साइड में रहने दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे? जब न्यूक्लियस देखेंगे तो प्लस जेडी का चार्ज है, और nth ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन न्यूक्लियस विथ साइन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विथ साइन अपॉन गैप, गैप तो आर्यन के बराबर है, वेयर आर्यन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, ये हो जाएगा। तो ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी लिखी एज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें आर्यन आपको पुट करना पड़ेगा, देखिए ये आर्यन आपको पुट करना पड़ेगा तो आपको फाइनल मिलेगा। तो ये हो जाएगा UN इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ZE², रख दीजिए आर्यन, आर्यन रखेंगे तो n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा पाई ZE² m हो जाएगा। तो तो ये हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हटा सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा Z² e⁴m, यहाँ भी था Z² e⁴m, Z² e⁴m देखते रहिएगा, अपान नीचे बचा हुआ है 4, बचा हुआ है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, बचा हुआ है n² h², ये निकल गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, इसके पहले रेडियस निकल गया था और वेलोसिटी निकल गई थी। हमें टोटल एनर्जी के लिए स्ट्रगल करना है। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हो जाएगा KE प्लस PE, ये हो जाएगा, ठीक है। तो KE में देखिए क्या है, 1/8 है मल्टीप्लायर, और पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे तो -1/4 है, बाकी तो कॉमन है ना, इसका मतलब जैसे ही दोनों लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी में आएगा +1/8, पोटेंशियल एनर्जी में आएगा -1/4, बाकी कॉमन है, एक जगह लिख लीजिए, क्या कॉमन है, Z²/n² रोक लीजिए, वेरिएबल है, बाकी एक जगह लिख लीजिए, e⁴m अपान एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², ये हो जाएगा Z²/n², ऐसे लिख लिए, थोड़ा सा अरेंज कीजिए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आएगी, वो फॉर्मेट हमें चाहिए। फिलहाल ये हो जाएगा -1/8, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, तो जाएगा -1/8, ठीक है। ये me4 अपान एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², ये हो जाएगा Z²/n²। इसमें HC ऊपर और HC नीचे अरेंज करते हैं, यानी इनटू HC/HC, ऊपर वाला HC रहने देते हैं, नीचे वाला HC एब्सॉर्ब कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, -me⁴ अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ C Z²/n²,
ये हो गया Hc, नीचे वाला Hc एब्जॉर्ब कर लिए। नाउ दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट इसको कहते हैं R, ठीक है। R जैसे गैस कांस्टेंट होता था वैसे रिडबर्ग कांस्टेंट है यहाँ एटॉमिक या स्पेक्ट्रम में। R इज इक्वल टू हो गया Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब C। अगर रख के वैल्यू निकालें तो आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, ये आता है वैल्यू इसकी, ठीक है। अभी R रख दें तो ये हो जाएगा -R, ये H है, C है और ये है Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। R या C Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर डिराइव करने के लिए आता है इन द 5 मार्क्स। आपको रटना पड़ेगा, वीएन रटे रहेंगे तो हाफ एम वी एन स्क्वायर से के ई निकल जाएगा। आप आर एन रटे रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस जेड डी इंटू -1 अपान आर एन में आर एन रखेंगे तो यूएन निकल जाएगा। के ई प्लस पीई को सेटल करेंगे तो आपको ईएन तो मिलेगा, उसमें एससी को सेटल करेंगे तो रिडबर्ग मिलेगा। अगर रिडबर्ग मिल गया तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आएगी यानी nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वो जाएगा -RHC Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, अगर इसको भी रख दे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 13.6 eV। मीन्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया En इज इक्वल टू -13.6 eV Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मान लेते हैं हमसे कह रहा है कि कॉपर के 4th ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए, तो कॉपर का जेट रख देंगे आप। 4th ऑर्बिट की बात कर रहा है, n इक्वल टू 4 रख देंगे, आपको पता चल जाएगा ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का कितना है। कह रहा है लिथियम के 2nd ऑर्बिट, तो लिथियम का जेट रख दीजिएगा। 2nd ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n इक्वल टू 2 रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लिथियम के 2nd ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। यहाँ से हम लोग को स्पेक्ट्रम में एंटर करना है। स्पेक्ट्रम क्या था? स्पेक्ट्रम दो होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हायर स्टेट टू लोअर स्टेट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक्सेस एनर्जी रिलीज करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे का मतलब ये बोर थर्ड पास्टुलेट की बात हो रही है। अगर लोअर स्टेट टू अपर स्टेट जा रहा है, लोअर स्टेट इज N1, अपर स्टेट इज N2, ठीक है, तो ये लाइट एब्जॉर्ब किया होगा, तो जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो गायब हो गई, तो बदले में आपको ब्लैक लाइंस मिलेंगी, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर ये हायर स्टेट है N2, ये लोअर स्टेट है N1, हायर स्टेट से लोअर स्टेट अगर ट्रांजिशन होता है तो तुरंत आपको जो एनर्जी का डिफरेंस है उस डिफरेंस का एक फोटान मिलता है। अब वो विजिबल लाइट में भी आ सकता है, इनविजिबल लाइट में भी आ सकता है, हमें इसी फोटान की वेवलेंथ लैम्डा को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम N2 यानी हायर स्टेट की एनर्जी को E2 कह लें, लोअर स्टेट की एनर्जी को E1 कह लें, तो अब हमारे पास जो रिलीज्ड एनर्जी पैकेट होगा वो हो जाएगा हायर स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी, और यही एनर्जी तो हमने डिराइव कर रखी है। N2, जब N को N2 लिखेंगे तो अपर स्टेट हो जाएगा, और जब N को N1 लिखेंगे, N2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट नहीं है, ये जो भी हायर स्टेट है उसको N2 कह रहे हैं। जिन दो स्टेट के बीच ट्रांजिशन होगा उसमें जो हायर स्टेट होगा उसको N2 कह रहे हैं, जो लोअर स्टेट होगा उसको N1 कह रहे हैं। तो अगर ये अपर स्टेट के लिए लिखेंगे तो N2 हो जाएगा, ये माइनस ये ना लिख करके ये लिखते हैं, माइनस RHC Z स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा माइनस तो प्लस RHC Z स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर, जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लीजिए। RHC Z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर एंड Z स्क्वायर का मतलब RHC और Z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो -1 अपान N2 स्क्वायर प्लस 1 अपान N1 स्क्वायर, तो 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा Z स्क्वायर। आपको पता है ये जो एनर्जी है यही तो एच न्यू फोटान रिलीज करेगी। में एच रहने दीजिए, न्यू हो जाएगा C बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा विल बी द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड और वेवलेंथ ऑफ एब्सॉर्ब्ड
फोटान हो जाएगा यहाँ पे RHC, ये हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर Z स्क्वायर। देखिए HC कैंसिल हो गया। एमिटेड वेवलेंथ का जो रिलेशन आ रहा है, ये हायर स्टेट का क्वांटम नंबर है, ये लोअर स्टेट का है। जिन दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है उसमें अपर स्टेट इज N2, लोअर स्टेट इज N1। तो जो वेवलेंथ रिलीज होगा उसके लिए फॉर्मूला आ गया R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर Z स्क्वायर, ये आ गया। अब मान लेते हैं सोडियम तो ये फिक्स हो गया। अब मान लेते हैं आपसे कहा गया कि 2 to 1 ट्रांजिशन है, तो ये 2 रखाएगा 1 रखाएगा। 5 to 9 ट्रांजिशन है, तो 9 विल बी द अपर, तो N2 हो जाएगा, एंड 5 विल बी द लोअर, यहाँ हो जाएगा। वही Z को 1 करके हम हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन हो जाएगा तो सबके लिए एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम Z इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दें तो हाइड्रोजन लाइक एटम का एक्सप्लेनेशन मिलने लगेगा। यानी ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इस फार्मूले को हम कहते हैं, ये देखिएगा इस साल सीबीएसई में हो सकता है 5 मार्क्स में मिले कि प्रूव दैट व्हेन द ट्रांजिशन इज डन फ्रॉम N2 to N1 स्टेट द रिलीज्ड वेवलेंथ लैम्डा कैन बी written as 1 by lambda is equal to R 1/N1 square minus 1/N2 square। तो आप ये इतना लंबा डिराइव करके लाएंगे, इतना लंबा क्या, आप यहीं से शुरू हो जाइएगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा। E2 minus E1 as we know is the RHC Z square by N square। 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, तो इतने में ही काम चल जाएगा आपका। कहीं En का ही डेराइव करा लिया, यही पूछ लिया कि En ही डेराइव कीजिए, तब तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आ जाइए, हाइड्रोजन के लिए इसको यूज करना है। ये सिर्फ इतना है कि अगर मैं कहता N2 to N1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो रिलीज वेवलेंथ होता हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू होती 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अभी अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिर ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट है। ये नहीं मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑर्बिट तो इनफाइनाइट है। अलग बात है कि वो मोस्टली जो है जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो लो एनर्जी स्टेट से करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो एटम होता है वो स्टेबल स्टेट में जाता है। लेकिन इन रियलिटी वो किस ऑर्बिट में, ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो उसकी एनर्जी स्टेट का फंक्शन होगा। अब आप ही देख सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट बोले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, कोई एक्टिविटी नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो यहाँ है तो उसे 10⁻⁻7 सेकंड में ग्राउंड स्टेट में आना होगा। तो अकॉर्डिंगली वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो देखिए दिस, तो किसी भी एक्साइटेड से, यानी 1 को छोड़ दें तो 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट सब ऑर्बिट जो है वो एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। तो किसी भी एक्साइटेड से जब 1 में आएगा, देखिए 2 to 1 3 to 1 4 to 1, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज बोलते हैं। देखिए इनफाइनाइट वेवलेंथ आएंगे, ये 2 to 1 है, ये 3 to 1 है, ये 4 to 1 है, इन्फिनिटी टू 1 है। ये जो भी वेवलेंथ आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे, ये लाइमन फैमिली के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, किसी भी एक्साइटेड से 2 में आ जाए, जैसे 3 to 2 4 to 2 इन्फिनिटी टू 2, तो ये भी तो बंच ऑफ वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी है। यहाँ इनफाइनाइट वेवलेंथ का ऑप्शन बनेगा, इसको बानर सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो लाइमन बामर पास्चन में आइए,